हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज द लेक्चर नंबर 34 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। एंड दोस्तों, ये पॉलिटिका आखिरी लेक्चर भी है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखिए, ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये ऑलरेडी हम अभी तक देख चुके हैं, बट एक ही जगह पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा, तो रिवीजन काफ़ी अच्छे से होगा। ओके, सो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से अपील होगी, गुजारिश होगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, फ्री क्रैश कोर्स प्रोग्राम, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन के लिए प्रेप आईएएस ने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। एंड दिस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस फ्री क्रैश कोर्स प्रोग्राम। ओके, तो आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो, 33 लेक्चर्स तो मैंने बना दिए आपके लिए, बट दिक्कत नहीं आई। बट आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा डिले भी हुआ वीडियो को अपलोड करने में। पर चलो कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं। ओके, तो इसको आप कंसिडर करते हुए चलना। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 34। ओके, एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी, नॉट क्रैश कोर्स, क्योंकि कल से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज की। देखिए, काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्ट नंबर 17, आर्टिकल नंबर 343 टू आर्टिकल नंबर 351 ये बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। ओके, ये बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की, कि भाई जो सेंटर है उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी। तो भाई जो यूनियन है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी। ठीक है, तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट द नेशनल लैंग्वेज। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, तो हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। एंड इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, ठीक है, उनको हम यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज। बट देखो, अगर हिंदी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो जो सदर्न स्टेट्स हैं जो हिंदी को नहीं समझ पाते हैं जनरली, तो उनको दिक्कत होगी। सिमिलरली कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं जहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। तो फिर एक प्रोविजन ये रखा गया कि 15 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज would continue to be used for all official purposes of union। ठीक है, तो भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कंटिन्यू रहेगी इन यूज। ओके, बट केवल 15 सालों के लिए। एंड इवन आफ्टर 15 years पार्लियामेंट में प्रोवाइड। तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बाद में होता भी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी है कि इन 15 साल के बाद भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, इसके अलावा एट द एंड ऑफ 5 years एंड 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो बेसिकली 1950 की यहाँ पे बात हो रही है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट अ कमीशन। प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू गिव रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है,
कि किस तरह से हिंदी का यूज हम बढ़ा सकते हैं और इंग्लिश का यूज लिमिटेड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कमीशन बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ जो इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको एग्जामिन करेगी। तो दिस इज लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ओके, अब देखो ये जो प्रोविजन था कि आपको कमीशन बनाना है, तो देखिए इन 1955 एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी जी खेर, और ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है 1956 में। ठीक है, फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, और 1957 में वो इनकी जो रिकमेंडेशन है उसको एग्जामिन करती है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? गोविंद वल्लभ पंत। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में बना दिया, बट जो सेकंड जो प्रोविजन था कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, तो ये कमीशन अभी तक नहीं बनाया है। ओके, ये कमीशन अभी तक नहीं बनाया गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब देखो पार्लियामेंट प्रोवाइड कर सकती है फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो पार्लियामेंट ने बनाया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो इसमें क्या कहा गया कि 15 साल के बाद भी इवन आफ्टर 1965 इन एडिशन टू हिंदी आप इंग्लिश को भी यूज कर सकते हो। कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ यूनियन। ठीक है, तो बेसिकली कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था, इनडेफिनेट टाइम के लिए आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, आज भी यही चलता है। ओके, तो बेसिकली ये हो गया लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इन एडिशन इंग्लिश भी आप यूज कर सकते हो। ओके, अब बात आती है रीजनल लैंग्वेजेस की। तो भाई ये भी तो एक इशू है, भाई इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहाँ पे ना हिंदी समझ में आती होगी ना इंग्लिश समझ में आती होगी, हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी दी गई है किसको? स्टेट असेंबली को। ठीक है, तो द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही लैंग्वेज आपको चूज करनी है, एनी वन और मोर लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट, और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो या तो हिंदी आप कर लीजिए, या फिर एक या उससे ज़्यादा जो लैंग्वेज आपके यहाँ यूज होती है स्टेट में, आप उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो। ये पावर किसके पास है? ये पावर है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास है। और इसी पावर के अंडर में जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड कर रखी है। फॉर एग्जांपल आंध्रा, यहाँ पे है तेलुगु। केरला में मलयालम है। वेस्ट बंगाल में बंगाली है। उड़ीसा में उड़िया है। इसके अलावा जो नॉर्थ वाले स्टेट्स हैं लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार। ठीक है, तो इन सब में हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बताई हुई है। यहाँ पे हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें लाइक नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे उर्दू वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आप देख सकते हो कि चॉइस ऑफ स्टेट इज नॉट लिमिटेड टू लैंग्वेजेस enumerated in the 8th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपकी चॉइसेस लिमिटेड नहीं है कि जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है उसी को आप फॉलो करिए। आप कोई भी लैंग्वेज जो आपके यहाँ पे यूज होती है आप उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो। ओके, तो दिस इज अबाउट रीजनल लैंग्वेजेस। अब देखो इसके अलावा until this is done इंग्लिश इज टू कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो अगर स्टेट असेंबली ऐसा नहीं करती है तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश मानी जाएगी। ओके, और देखिए फॉर द टाइम बिंग मीन्स टेम्पररी
द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन वुड रिमेन द लिंक लैंग्वेज। भाई अगर कम्युनिकेशन होना है यूनियन और स्टेट के बीच में तो किस लैंग्वेज में होगा, तो भाई इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन वुड रिमेन द लिंक लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ओके, एंड बिटवीन वेरियस स्टेट्स। तो सेंटर स्टेट के बीच में और बिटवीन स्टेट के बीच में, है ना, बिटवीन स्टेट, तो क्या होगी, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो होगी लिंक लैंग्वेज, ओके। बट देखो यहाँ पे 2 और more स्टेट्स दे आर फ्री टू एग्री टू यूज हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। आप ऐसा कर सकते हो और किया हुआ भी है जो नॉर्थ वाले स्टेट्स हैं कि भाई हम हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे, तो ये एडिशनल प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, व्हेन द प्रेसिडेंट is satisfied that a substantial proportion of population of state, वो ये चाहते हैं कि इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए, तो ही में डायरेक्ट दैट सच लैंग्वेज शेल ऑल्सो बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इन दैट स्टेट। बेसिकली ये प्रोविजन क्यों रखा गया है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ये प्रोविजन यहाँ पे डाला हुआ है, ओके, रीजनल लैंग्वेजेस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, ये क्या कहता है कि फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट्स, मीन्स जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी हिंदी नहीं है तो वहाँ पे इंग्लिश आप यूज करोगे फॉर कम्युनिकेशन, ओके। एंड देखिए, अगर हिंदी यूज हो रही है तो फिर ट्रांसलेशन आपको देना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके। अब देखो, ये लैंग्वेज का बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मैटर है, ठीक है, दिक्कत होती है याद करने में, बट बार बार रिवाइज करिए तो चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, आप कर लोगे, है ना। तो आपको ट्रांसलेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अनटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड्स, तो जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड नहीं करेगी तब तक ये चीज़ें केवल इंग्लिश में ही होंगी। ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो आज भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो केवल इंग्लिश में ही यूज होती हैं, बाकी लैंग्वेज में आपको एंटरटेन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट ये इंग्लिश में ही होगी अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड्स, ओके। देन ऑथोरिटी टेक्स्ट ऑफ बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, भले ही वो सेंटर का हो या स्टेट लेवल का हो, वो सब जो है इंग्लिश में ही होगा, लेकिन जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो यहाँ पे कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं। तो गवर्नर ऑफ ए स्टेट प्रेसिडेंट की कंसेंट से कैन ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट इन द प्रोसीडिंग। तो केवल प्रोसीडिंग में आप हिंदी या दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बट जो जजमेंट होंगे, ऑर्डर होंगे, वो तो इंग्लिश में ही आएंगे। ये गवर्नर की पावर है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको जस्टिस को लोगों तक पहुंचाना है तो जो जुडिशरी है उसकी लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो लोग समझ सकें, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, हिंदी नहीं समझ सकते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो स्टेट में बोली जाती है, एटलीस्ट प्रोसीडिंग्स तो उसमें होनी चाहिए। और अभी जो सीजेआई हैं उन्होंने कहा भी है कि जजमेंट्स वगैरह रीजनल लैंग्वेज में होने चाहिए, है ना, ताकि जो एक्सेस है वो बढ़ सके। तो ये गवर्नर के पास पावर होगी। इसके अलावा जो स्टेट असेंबली है वो क्या कर सकती है, यूज ऑफ एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश विद रिस्पेक्ट टू बिल्स, ऑर्डिनेंसेस एटसेट्रा, बट यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन देना पड़ेगा इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि किसके पास पावर है, तो ये सब पावर्स आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्टेट के पास पावर है कि गवर्नर के पास पावर है, ओके। अब देखो, ऑफिशियल एक्ट 1963 ये क्या बोलता है कि हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट्स पब्लिश अंडर द ऑथोरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, वो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट उनको माना जाएगा। पार्लियामेंट में जो भी बिल इंट्रोड्यूस होगा उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी होगा। एवरी बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इज टू बी अकम्पनीड बाय हिंदी ट्रांसलेशन। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, हिंदी को प्रमोट भी करना है, बट सिंस इंडिया में डाइवर्सिटी है तो उसका भी ध्यान रखना है, तो एक बैलेंस बना के हम लोग चलते हैं। अब देखिए, दिस एक्ट ऑल्सो इनेबल्स द गवर्नर
with consent of president to authorize the use of हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर जजमेंट डिग्री ऑर्डर। ठीक है, वो हिंदी लैंग्वेज में भी आ सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आ सकते हैं, बट गवर्नर के पास पावर है और यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज फॉर हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश ही यूज होती है। अब आता है स्पेशल डायरेक्टिव। तो भाई देखिए, रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो उस स्टेट में जो लैंग्वेज यूज होती है उसमें, या यूनियन में जो यूज होती है उसमें आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, ये ग्राउंड नहीं होगा रिजेक्ट करने का। देन एवरी स्टेट लोकल अथॉरिटी shall provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education। ठीक है, तो ये बेसिकली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे हो रही है। एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और देखते हैं क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सेंटर की कि वो हिंदी के यूज को प्रमोट करे, उसको डेवलप करे। ओके, ताकि ये लिंगुआ फ्रेंका बन जाए, ब्रिज लैंग्वेज बन जाए। ओके, स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो ये ड्यूटी है। इसके अलावा सेंटर इज डायरेक्टेड टू सिक्योर द एनरिचमेंट ऑफ हिंदी। तो जो हिंदी लैंग्वेज है उसके स्प्रेड भी करना है, उसको डेवलप भी करना है। ठीक है, उसके एनरिचमेंट को आपको सिक्योर भी करना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो भाई 8th शेड्यूल में टोटल 22 नंबर्स लैंग्वेजेस हैं, तो ये सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या है, बेसिकली सबसे पहला पर्पस तो ये है कि द मेंबर्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को। ठीक है, आर टू बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड द फॉर्म्स स्टाइल एक्सप्रेशन ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर टू बी यूज फॉर एनरिचमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। बेसिकली जो पहला वाला प्रोविजन था वो यही है। ठीक है, तो फॉर्म्स स्टाइल आप इनको यूज कर सकते हो इन द एनरिचमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ऑलराइट, इसके बाद देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, उसमें ये चीज मेंशन थी कि भाई पार्लियामेंट एक कमिटी बनाएगी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, पर्पस क्या होगा, जो हिंदी का यूज हो रहा है यूनियन के ऑफिशियल पर्पस के लिए, उसको रिव्यू करना कितनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, एंड कमिटी वाज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 10 years ऑफ प्रमलगेशन ऑफ दिस एक्ट। तो ये हुआ था 65 में। ठीक है, तो भाई 76 में कमिटी बनाई गई थी जिसमें 30 मेंबर्स थे, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। एंड ये कन्वेंशन है कि इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो इतना काफी है याद करने के लिए। ओके, और इसी के साथ ये जो कमिटी वाला जो टॉपिक है एंड होता है। अब हम आते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की तरफ। देखिए, इस पे यूपीएससी ने काफी पहले लगातार 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, तो जितने क्वेश्चन बनते थे वो तो हो चुके हैं, बट फिर भी इसको देख लेते हैं। देखिए 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि एक नई कैटेगरी हम बनाएंगे, क्लासिकल लैंग्वेजेस। ओके, एंड 2006 में इसका जो क्राइटेरिया था वो डिसाइड किया था। क्या बेनिफिट होते हैं, देखिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। अगर कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हो जाती है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ताकि वो जो लैंग्वेज है उसको स्टडी किया जा सके। देन 2 मेजर अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस, 2 मेजर अवार्ड्स आपको आप सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा यूजीसी कैन बी रिक्वेस्टेड टू क्रिएट प्रोफेशनल चेयर्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस फॉर स्कॉलर्स एंड एमिनेंस इन द लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली यूजीसी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 3-4 बेनिफिट आपको मिलते हैं। ओके, अब देखो दिस इज द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया, इनको इसी ऑर्डर में आप याद करो। ठीक है, इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्राइटेरिया क्या होता है, भाई हाई एंटिक्विटी, आपका बहुत पुराना इतिहास होना चाहिए। अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 से 2000 साल, तो काफ़ी पुराना आपका इतिहास होना चाहिए। अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट, ठीक है, जो कि एक वैल्यूएबल हेरिटेज माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया। इस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि लैंग्वेज
क्लासिकल लैंग्वेज होगी या नहीं होगी। ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। और इसी के साथ जो हमारा ये लैंग्वेज वाला चैप्टर है वो एंड होता है। अब हम आते हैं अमेंडमेंट के ऊपर। देखिए बेसिकली कुछ अमेंडमेंट है जो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि 9 शेड्यूल ये कब किस पीएम के टाइम पे इसको इंसर्ट किया गया था। तो बेसिकली हमें पता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था 9 शेड्यूल, तो 1951 तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो लैंग्वेज होती है किसी ऑप्शन की उसमें भी इनका यूज हो सकता है। तो देखिए इनको देखिए, याद करिए, रिवाइज करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 की। ये सबसे पहला अमेंडमेंट था। तो भाई सारे हम नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 15(4) हमने डिस्कस किया था। बेसिकली स्टेट जो है वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, इसको ऐड किया था इन 1951 बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। देन 31A 5 कैटेगरी ऑफ लॉज वो डाली गई थी यहाँ पे। इसके बाद 31B 9 शेड्यूल को जो है इंसर्ट किया गया था और यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके अलावा आर्टिकल 19(2) तो इसमें 3 ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन उनको ऐड किया था। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन 1906 स्टेट ट्रेडिंग नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड मीन्स आपकी मोनोपोली, ठीक है, वो एक जो है वायलेशन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज 1906, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। देन सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट, हमने यूनियन टेरिटरी पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो पहले 4 कैटेगरी होती थी A B C D उसको अबोलिश किया गया एंड रीऑर्गेनाइज देम इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी बाय सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस होते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 230 231 तो जो हाई कोर्ट का जुडिक्शन है उसको एक्सटेंड किया गया यूटी को लेके एंड प्रोवाइडेड फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। तो कॉमन हाई कोर्ट भी आप रख सकते हो। देन 350A और बी को इंसर्ट किया गया, अभी जस्ट हमने देखा था। ओके, तो मदर टंग में इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्टेज एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ओके, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब आता है 16th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो भाई 19(2) और 3 में चेंजेस किए थे। तो फर्दर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो FSE पे, टू असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये 2 नए ग्राउंड जो हैं वो ऐड किए थे 1963 में। ओके, इसके अलावा इंक्लूडेड सोवेनिटी इंटीग्रिटी इन द फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी सब्सक्राइब्ड बाय कंटेस्टेंट टू द लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स, जजेस, CAG, ठीक है। तो ओथ में शामिल किया था सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ओके, 1963। और आप देख सकते हो ये टाइम पीरियड और क्यों इनको ऐड किया गया था, ये भी आप लिंक कर सकते हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। देन 24th अमेंडमेंट एक्ट, बेसिकली ये वो दौर था जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये आने वाली थी 73 में, ठीक है। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में टसल चल रहा था, है ना, एक लड़ाई छिड़ी हुई थी। ओके, तो आर्टिकल 13 368 में चेंजेस किए गए। ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको लॉ नहीं माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 368 में ये डाला गया कि जो प्रेसिडेंट है उनको असेंट देना ही पड़ेगा इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। आपके पास कोई वीटो पावर नहीं है, कोई वीटो पावर नहीं है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, देन 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। तो भाई देखिए 25th, तो आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया, ठीक है। आर्टिकल 31C इसको ऐड किया गया और ये हमको पता है कि DPSP 14 19 को आप वायलेट कर सकते हो अगर आपको 39B और C इंप्लीमेंट करना है। तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है
उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1419 को आप वायलेट कर सकते हो। ओके, देन आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो भाई स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको आपको इफेक्ट देना था। प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये वर्ड डाले गए। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये ऐड किए गए। देन लिमिटेड डीलिमिटेशन वाला वो हमने देखा था। देन 368(4) मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी। आपको पता है कि ये टिका नहीं। इसके अलावा रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा स्टेट असेंबली फ्रॉम 5 to 6 years। हाँ भाई, ऐसा हुआ था, हालांकि बाद में इसको रिपील कर लिया जाता है। दिस इज बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, देन एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और एंटी नेशनल एक्टिविटीज क्या होती है इनको डिफाइन भी किया गया था आर्टिकल 31D। ओके, डीपीएसपी में काफी कुछ ऐड किया गया था। अब 5 सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर किए थे कॉन्करेंट लिस्ट में। आप बताइए कमेंट सेक्शन में भाई कौन से थे वो 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, देन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन ए पार्ट ऑफ टेरिटरी। तो ये सब चीजें करी गई थी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और क्या था? डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम। देखिए मतलब कितना बवाल किया गया था। ठीक है, और फिर जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है उसमें काफी कुछ चीजें सुधारी गई थी, है ना, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आर्टिकल 312, दिस इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा कर्टेल द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डिड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो काफी कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए थे, हालांकि बाद में इनको रिस्टोर कर दिया गया था। अब आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो भाई जो ओरिजिनल टर्म थी उसको रिस्टोर किया गया, कोरम वाले प्रोविजन को रिस्टोर किया गया क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। ठीक है, देन इन प्रिविलेजेस ओमिटेड द रेफरेंस ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, ये भी हमने देखा था। और क्या था? empowered the president to send back once the advice of cabinet for reconsideration। आप एक बार भेज सकते हो बट अगर फिर से आ जाती है तो आपको मानना पड़ेगा। दिस बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। देन इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन आया था। रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट पे ही आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो और डिफाइन किया था व्हाट इज कैबिनेट। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में किस तरह से डिफाइन किया गया था। देन काफी सारे सेफगार्ड्स लगाए गए थे नेशनल इमरजेंसी को लेके, प्रेसिडेंट रूल को लेके। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया गया, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ओके, ये सब चीजें हुई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट में। अब बात करते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट, बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल। देन 61st अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिकली वो था कि जब एज जो है वो 21 से 18 कर दी थी, वोटिंग एज। ओके, लोकसभा स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए। 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। देन 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। तो भाई यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके, दिस इज 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। देन 73rd एंड 74th बेसिकली पंचायती राज और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब आता है 86 अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन। तो फंडामेंटल राइट में चेंज होते हैं, डीपीएसपी में चेंज होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी में भी चेंज होते हैं। ओके, तो भाई एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया और एक नई ड्यूटी इंसर्ट की गई अंडर आर्टिकल 51A। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ओके, अब देखो फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ था
उसमें अमेंडमेंट लाया गया, हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में ही देखा है। देन 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो बेसिकली स्टेट जो है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनमें नहीं होगा प्रोविजन, बाकी के लिए आप कर सकते हो। देन 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। DPSP में भी इनको इंक्लूड किया गया है। ओके, नया पार्ट 9B जो है वो ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। अब आता है 99th अमेंडमेंट एक्ट, एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज दिस इज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, दिस इज 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014। अब आता है 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। बेसिकली जो हमने बांग्लादेश के साथ टेरिटरी ट्रांसफर की थी, ठीक है, उसके लिए 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 ये लाया गया था बाय द मोदी गवर्नमेंट। ओके, इसके अलावा 101st अमेंडमेंट GST, तो भाई नई टैक्स रिजाइम आती है कंट्री में बाय 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। देन 102nd अमेंडमेंट एक्ट, तो भाई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन 103rd अमेंडमेंट एक्ट, तो भाई फॉर द एडवांसमेंट ऑफ EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, और इसको अपहोल्ड किया है अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। देन आता है 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो भाई रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लोकसभा असेंबली, उसको फर्दर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दिस इज 104 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ओके, देन 105th, ये 5th आएगा यहाँ पे, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। तो बेसिकली देखिए, इट रिस्टोर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू प्रिपेयर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इससे पहले पावर छीन ली थी, प्रेसिडेंट को दी गई थी, इसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया बाय 105th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो हमारा आज का सेशन है ये एंड होता है, और पॉलिटी यहीं पे ख़त्म हो रही है। एंड अगर आपके कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मुझे बताइएगा कि ये सेशंस आपको कैसे लगे। एंड काफ़ी एफर्ट्स किए हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको दिक्कत ना आए, इनको बार बार रिवाइज करिएगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो काफ़ी सारी मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। ओके, एंड अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप IAS को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो थ्रू टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो काफ़ी सारे तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद एंड गुड बाय।